डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। खेती किसानी के क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए बता दें आपको, कृषि जगत में बहुत बड़ी हलचलें हो रही हैं। कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, कई अभियान चल रहे हैं। उन्हीं की जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ खास है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे किसानों का उद्धार हो। जी हां, उन्नति की राह पे हमारे देश के किसान चलें। इसके लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना से हमारे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। जी हां, किस तरह से हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर तो हम आपको जानकारी देंगे ही। साथ ही आपको बता दें कि हमारे देश में जो एक अभियान चल रहा है, उसके जरिए भी हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का नाम है किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी। आइए इसी के संदर्भ में जानकारी देते हैं आपको हमारे खेती किसानी सेगमेंट में। प्राकृतिक आपदा से फसल के नुकसान पर किसान को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता मिल सके, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ये योजना जहां खेती में होने वाले जोखिम की भरपाई करती है, वहीं किसान को आपदा से लड़ने की हिम्मत भी देती है। 2021 में इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे कर 6वें साल में प्रवेश किया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016 से अब तक 27 करोड़ किसान प्रार्थना पत्रों के जरिए 23,54,80,000 हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ है, जिसकी बीमा राशि 9,55,950 करोड़ रुपए रही। वहीं अब तक सरकार की ओर से किसानों को 1.15 लाख करोड़ से अधिक की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। ये योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण खराब हुई फसल के एवज में बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना है। खेती में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित रूप से बनाए रखना है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। योजना के तहत खरीफ के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देय है। बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए किसान pmfby.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा नजदीकी बैंक या CSC शाखा से संपर्क कर सकते हैं। फसल बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को आवेदन करना होता है। इस योजना में प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वहीं बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि मिल सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, किसान की भागीदारी, प्राथमिकता हमारी अभियान के माध्यम से गाँवों में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। योजना ये कहती है कि किसी कारणवश यदि फसल बर्बाद होती है तो निम्न चरण पूरे किए जाते हैं, जिसके तहत प्राकृतिक कारणों से बर्बाद होने पर सबसे पहले 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को उसकी सूचना देनी होगी। सूचना के बाद बीमा कंपनी से अधिकृत व्यक्ति खेतों का मुआयना करेगा। अधिकृत व्यक्ति खेतों में खराब हो चुकी फसलों का आकलन करेगा। आकलन के आधार पर
बीमा कंपनी को रिपोर्ट भेजी जाती है। इन सब प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद किसान को उनकी खराब फसल का मुआवजा मिलता है और इस तरह से कुल मिलाकर ये योजना दावा निपटान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान उत्पादक संगठन, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग जैसी अनेक योजनाएं और आर्थिक सुविधाएं शामिल हैं। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। अन्नदाता को सशक्त बनाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 समान किश्त में यानी प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है। किसान भाई बहन, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठाते हुए प्राथमिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, सेलोज, छटनी ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक योजनाओं से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में किसानों को उनकी फसल का सस्ता बीमा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती और बाजार से जुड़ाव के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का गठन किया जा रहा है। ई-नाम के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से फसल संरक्षण तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन तथा संबंधित सामानों पर मूल लागत का 40% या 4 लाख रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के दौरान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को एक जन उत्सव के रूप में मना रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।
इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे देसी गाय पालन के बारे में। जी हां, देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, या फिर यूं कहें कि एक मिशन चलाया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्या है इस मिशन के मायने, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। हमारे देश में पशुपालन किसानों की आय का आधार है। खेती के साथ पशुपालन का हमारे देश में लंबा इतिहास रहा है। इससे जहां किसानों को अतिरिक्त आय होती है, वहीं प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी खाद व कीटनाशक की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। इसीलिए पशुपालन लोकप्रिय व्यवसायों में शामिल होता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 1950-51 से साल 2017-18 के दौरान भारत में दूध का उत्पादन 17 मिलियन टन से बढ़कर 176.4 मिलियन टन हो गया है। वहीं खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व दूध उत्पादन में 1.46% की वृद्धि की है। इस तरह प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी इजाफा हुआ है। डेयरी व्यवसाय लाखों ग्रामीणों की आय का मुख्य जरिया है। अधिक उत्पादन की चाह में पशुपालन में क्रांतिकारी परिवर्तन आना लाजमी था, और इसी चाह ने भारत में विदेशी नस्लों को बढ़ावा दिया। बढ़ती विदेशी नस्लों की मांग ने देसी नस्लों पर संकट खड़ा कर दिया, और तब जरूरत पड़ी देसी नस्लों के संरक्षण की। इसी को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई, जिसका सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है, जिसके लिए 20 गोकुल ग्राम के लिए 196 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2 नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र 50 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए गए हैं, जिससे इस योजना से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा मिले। इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश भी लगाया जा सके। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है, और इसके तहत स्वदेशी गायों और भैंसों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योजना में गिर, साहीवाल, राठी, देओनी, थारपारकर, रेड सिंधी जैसी उच्च कोटि की नस्लों का उपयोग करके नॉन डिस्क्रिप्ट या गैर विवरणात्मक गोपशुओं का उन्नयन किया जा रहा है। नई तकनीक यानी IVF से तो एक साल में 20 बच्चे तक लिए जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत जो हमारी देसी नस्लें हैं उसका संवर्धन और संरक्षण किया जा रहा है। इसमें हम देसी नस्लों के लिए जो अच्छा वीर्य प्राप्त करवाते हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहे हैं जिससे ज़्यादा बच्चियां पैदा हों। 750 रुपये की उसमें सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ साथ IVF को प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे एक हमारी गाय से एक साल में एक बच्चा पैदा होता है, तो अगर आप IVF करवाएंगे तो एक गाय से आप 20 बच्चे भी ले सकते हैं, 20 बच्चों तक आप एक साल में ले सकते हैं। तो इस टाइप की स्कीम्स को प्रमोट किया जा रहा है और इसमें सब्सिडी भी हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त करवाई जा रही है। अच्छा आवार आहार के लिए, फीड एंड फॉडर के लिए भी नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत फीड के लिए भी सब्सिडी दिलवाई जा रही है। नई टेक्नोलॉजी से कुछ अच्छे
हमारे जो नए फीड ब्लॉक्स हैं उनको बनाया गया है। उनकी जानकारी भी आप प्राप्त करने के लिए आप जो हमारे अनुसंधान संस्थान है, जैसे डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल, उनकी साइट पे जाके या यहाँ पे विजिट करके कि अच्छी फीड हम कौन सी दे सकते हैं, कौन सी नई फीड डेवलप हुए हैं, कौन सी नई इसमें टेक्नोलॉजी आई है, इसके बारे में वहाँ जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, देख सकते हैं और वैसे ही अपने पशु को वो चीज़ें भी दे सकते हैं जिससे उसका दूध में और ज़्यादा उपलब्धि होगी। इस मिशन के तहत केवल नस्ल संवर्धन नहीं किया जा रहा, बल्कि पशुपालकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए ग्राम स्तर पर पशु केंद्र खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सभी पंजीकृत नस्लों के उच्च कोटि के आनुवांशिक देसी पशुओं को रखा गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक केंद्र को लगभग 1000 हेक्टेयर में स्थापित किया गया है, जिसमें आधुनिक वीर्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, बायोगैस संयंत्र तैयार करने, संतुलित आहार, गोमूत्र और गोबर सामग्री आदि की व्यवस्था करने के लिए मशीनरी भी स्थापित की जा रही है, जिससे एक ही छत के नीचे पशुपालकों को तमाम सुविधाएं दी जा सकें। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, सीलेज प्रशिक्षण, दूध प्रसंस्करण आदि की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। इन तमाम प्रयासों की मदद से देसी नस्लों का संरक्षण और विकास संभव हो सका है। डेयरी संचालकों में देसी नस्ल के पशुपालन के प्रति रुचि बढ़ रही है, क्योंकि देसी नस्लों से मुनाफा भी बढ़ रहा है। लेकिन पर्याप्त संख्या में पशु उपलब्ध कराने के लिए सरकार का ये कदम काफी कारगर है। में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का, यानी कि जानने का कि वर्तमान समय में आप अपने पशुओं की देखभाल के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो फिर आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, तो ये एक तो बहुत सहज है, साथ ही साथ बहुत लाभकारी भी है। इसलिए तो हमारे देश की सरकार इसे अपनाने पर जोर दे रही है, ताकि धरती के पोषण को बचाया जा सके और साथ ही साथ खेती की लागत को भी कम किया जा सके। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज के हमारे कामयाब किसान ने। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
हमारे देश में हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरक का बहुत इस्तेमाल किया जाने लगा था। इससे किसानों को उत्पादकता में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले। हरित क्रांति की उत्पादकता के लक्ष्य ने उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक आदि के प्रयोग पर जोर दिया, लेकिन अधिक मुनाफे के लालच ने मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को खतरे में डाल दिया, जिससे फसल पूरी तरह से रासायनिक खादों पर निर्भर होने लगी। इस समस्या से उबरने के लिए कई किसानों ने खेती के पुराने तौर तरीकों का रुख करना शुरू कर दिया। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब भी यही क्रम जारी है। सरकार भी ऐसे कार्यक्रम चलाकर किसानों में जागरूकता ला रही है, जिससे किसान प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं। जैविक खेती से जहां मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता, वहीं किसानों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे ही एक किसान हैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर के नाना पाटिल, जिन्होंने रसायनों के प्रयोग पर विराम लगाते हुए जैविक खेती को गले लगाया। मध्य प्रदेश बुरहानपुर के गांव बसाड़ के रहने वाले नाना पाटिल ने जैविक खेती कर मुनाफा कमाया, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं था। नाना के परिवार में भी रासायनिक खेती का उपयोग होता था। हालांकि कृषि जानकार भी मानते हैं कि शुरू में रासायनिक खाद से भरपूर फसल मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उपज कम होने लगती है। नाना पाटिल के परिवार में पहले 25 एकड़ जमीन में खेती होती थी। पहले पिता, फिर बड़े भाई खेती का काम देखा करते थे। दोनों ही उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते थे, जिसकी पूर्ति करने के लिए परिवार को कई बार कर्ज भी लेना पड़ता था। लेकिन नाना पाटिल ने इस स्थिति को देखते हुए इस समस्या का समाधान निकालने की ठानी और खुद ही खेती किसानी के काम में लग गए। इसके साथ ही नाना ने रासायनिक खेती का दामन छोड़ जैविक खेती का रुख किया। नाना ये समझ चुके थे कि एक यही रास्ता है जो उन्हें कर्ज से मुक्ति तो दिलाएगा, साथ ही भरपूर फसल भी देगा। इसके लिए किसानों के लिए काम करने वाली आत्मा परियोजना के प्रशिक्षण में शामिल हुए। इस दौरान नाना ने अपनी कमियों और गलतियों को बारीकी से समझा। आत्मा विभाग से मिले प्रशिक्षण में नाना पाटिल को अपनी समस्या का समाधान मिला और नाना पाटिल लागत को कम करने के प्रयास में लग गए। प्रशिक्षण में मिली जानकारी से उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुराने भाई बाबा वो सब रासायनिक खेती करते थे, तो कर्जा इतना हो गया था कि ज़मीन बेचने के बावजूद भी कर्जा नील नहीं हो पाता था। तो उस टाइम से मेरा बिल्कुल ये हो गया कि बस अब जैविक खेती ही करना है। मेरे को आत्मा विभाग से दिन पर दिन आत्मा विभाग से प्रेरणा मिलती चली गई। इनका देख देख के मैंने जैविक खेती पे ज़्यादा फोकस करना चालू किया। तो अपने यहाँ जो आत्मा विभाग से चतुर्वेदी साहब थे, देवके साहब है, विशाल पाटीदार जी है, वो बार बार समझाई देते थे कि यार धीरे धीरे एक एकड़ से अपन जैविक खेती पे आना चालू करें। नाना पाटिल ने जैविक विधि से गेहूं और केले की फसलें लगाई हैं। 9 एकड़ में केले की फसल में 70,000 का खर्च आया, वहीं मुनाफा करीब 10 लाख का हुआ। जैविक खेती में नाना पाटिल नई तकनीकी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, गर्मी में गहरी जुताई और जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कीट प्रबंधन के लिए गौमूत्र और नीम आधारित जैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सफलता का राज प्रकृति में ही छिपा हुआ है। आज उनसे जैविक खेती और उनकी सफलता के बारे में जानने दूर दूर से किसान आते हैं और सफल खेती के लिए सलाह लेते हैं। फर्टिलाइजर में नहीं, केमिकल में नहीं, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर और किसी भी प्रकार का केमिकल मैं डालता ही नहीं। मैं घन जीवामृत डालता हूँ, डीकम्पोज डालता हूँ, भस्म रसायन डालता हूँ, उसके बाद में पोटास घोल, बिल्व रसायन का पोटास घोल डालता हूँ, या पंचगव्य बना के डालता हूँ। हर 15 दिन बाद मेरा कुछ न कुछ अभी जैसा पंचगव्य डाला तो अगले हफ्ते में डीकम्पोज, फिर उसके 4 दिन बाद सजीव जल, उसके 4 दिन बाद घन जीवामृत। कीट व्याधि से जैसा नीम के पत्ते हैं, आकड़े के पत्ते हैं, बेशरम है और सीताफल के पत्ते हैं, ऐसा जो चीज़ गाय नहीं खाती, ऐसे जहरीले पौधों की अपन 2-2, 3-3 किलो पाला लेकर उसको गौमूत्र में सड़ाते 15 से 20 दिन, और उसका 20 लीटर पंप को 1 लीटर अपन वो कीटनाशक बना के डालते हैं। सरकार भी अब इस ओर विशेष ध्यान दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं और कम खर्च में बेहतर मुनाफा पाएं। तो किसान भाइयों बहनों,
आज के हमारे कामयाब किसान से आपने मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि जो कार्य ये कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं। ऐसा ही संदेश दिया जा रहा है हमारे अन्य किसानों को भी हमारे अभियान के जरिए, जिसका क्या नाम है, जिसको नाम दिया गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। जी हाँ, आप भी इससे जुड़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। भारत में 305 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी। 11 करोड़ 30 लाख किसानों को मिल रहा किसान सम्मान निधि का लाभ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 923 स्टार्टअप्स को 50 करोड़ 90 लाख की राशि का अनुदान। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। QR कोड दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, आपको स्कैन कर लीजिए इसे, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा ये कार्यक्रम देखकर तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।